हेलो दोस्तों। अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल अवर स्टडी नोट्स पे एक एसपीडी करंट अफेयर का डेली होमवर्क टारगेट सीरीज चल रहा है, जो कि 3 दिसंबर से शुरू हुआ है। तो आज जो है वह चौथा डे होने वाला है। चौथा दिन 3 डेज जो है निकल गया है, जो कि अभी एईडीओ बिहार दरोगा से लेकर के इसके रिगार्डिंग जो इसको ध्यान में रखते हुए यह करवाया जा रहा है, जिसका वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं और इसी से जो है टारगेट दिया जाता है, पर डे टारगेट दिया जाता है और टेलीग्राम चैनल पे इसका टेस्ट होता है। तो यह 30 दिन का टारगेट है। उसी को जो है दोस्तों आज हम कंटिन्यू करेंगे चौथा डे के रूप में। आज जो है हमारा चौथा डे होने वाला है, तो इसी को हम देखेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा फैक्ट उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो अ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको इग्नोर करके हम लोग चलेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात। तो दोस्तों 2024-25 में जो आया है तूफान, तो खासकर जो ऊपर दिया गया है वह 2025 में है, और जो नीचे जो दिया गया होगा वह जो है 2024 में, क्योंकि सीरियली क्रम में यह बुक स्पीडी के द्वारा जो है सजाया जाता है। तो जैसे जो लेटेस्ट होता है उसको ऊपर रखा जाता है और जो ओल्ड होते जाता है उसको नीचे दिया जाता है। तो हम लोग को अगर यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, ऐसे तो एक नज़र सबको ध्यान में रखेंगे, लेकिन मेन रूप से लगभग जो है 2025 में जो लगभग आधा से ऊपर जो लगभग 2025 का होगा उसको जो है मेन रूप से याद रखेंगे। तो आइए किस किस को हमको याद रखना है उस पर ध्यान देंगे। यागी चक्रवात, यागी जो है दोस्तों नाम है, इसमें क्या याद रखना चाहिए और क्या पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका नामकरण किसने किया। कोई चक्रवात दे देगा और सीधे पूछेगा कि नामकरण किसने किया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर सीधे पूछ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि दाना चक्रवात जो हाल फिलहाल में आया वह किस राज्य के तट पे आया या किस देश के तट पे आया। तो दोस्तों प्रभावित क्षेत्र भी जो है यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है। नामकरण सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो है दोस्तों क्षेत्र है, या फिर क्वेश्चन को इधर उधर करके भी आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि सीधे पूछेगा कि हाल ही में क्यूबा देश में जो क्यूबा के तट पर जो चक्रवात आया है उसका नाम क्या है, तो आप यहाँ से राफेल को याद रख सकते हैं। तो अन्य प्रकार के क्वेश्चन तीनों जो है या तीनों टर्म जो है अदल बदल करके आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो हम लोग को यहाँ से सब का सब ध्यान रखना है, ताकि यहाँ से हम लोग फंसे नहीं। एग्जामिनर फंसाने का कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग को जो है ध्यान में रखना है, याद करना है और सही से सही आंसर लगाना है। तो आइए सबसे पहले यागी तूफान है। यागी तूफान कहाँ पे आया या किन किन देशों को प्रभावित किया है, तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम, यह 3 देशों के तट पे आया दोस्तों। और इसका नामकरण किसने किया, तो जापान। जापान के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया। तो सबसे पहले हम वीवीआई के रूप में इसको याद रखेंगे कि यागी तूफान का नामकरण किसने किया है, तो जापान ने। आया है कहाँ, तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम, यह तीनों देश के तट पे जो है दोस्तों आया है। और यहाँ पे तीनों देश के तट पे आया है और इसका नामकरण जापान किया है। तो यहाँ से ध्यान रखना है इसको। उसके बाद है दाना तूफान। दाना तूफान जो है दोस्तों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जो हमारे भारत के राज्य है इसके तट पे आया है। अक्सर अगर भारत में आता है दोस्तों तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तट पर ही कोई तूफान आता है। तो हम लोग को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को याद रखना है। दाना तूफान जो है इसी के तट पे आया और इसका नामकरण किसने किया, तो कतर जो है नामकरण किया। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से हम लोग दाना तूफान का नामकरण किसने किया, तो कतर देश ने। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों कोंगड़े। कोंगड़े तूफान जो आया है ताइवान और फिलीपींस के तट पे आया है और कंबोडिया ने इसका जो है नामकरण किया। कंबोडिया नामकरण किया है कोंगड़े का कोंगोडिया नाम से भी आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। कोंगड़े कंबोडिया, इसका नामकरण किसने किया, कोंगड़े का कंबोडिया किया। किसके तट पे आया, तो ताइवान और फिलीपींस के तट पे। तो यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों राफेल। राफेल, तो अगर यह क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना बनेगा दोस्तों, क्योंकि राफेल से अधिकांश लोगों के माइंड में फ्रांस क्लिक करेगा। तो नामकरण तो फ्रांस किया ही किया है, लेकिन यह किसके तट पे आया, तो क्यूबा के तट पे आया है। तो यह इसको जो इस पॉइंट को यहाँ से ध्यान में रखना है कि राफेल तूफान जो है किसके तट पे आया है, किस देश के तट पे आया है, तो क्यूबा के तट पे आया है और यह फ्रांस फ्रांस जो है नामकरण इसका किया है। तो नाम लगभग याद है। उसके बाद फेंगल को याद रखिए दोस्तों। फेंगल चूंकि तमिलनाडु के तट पे आया है और इसका नामकरण जो है सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। फेंगल तूफान कहाँ पे आया है, तमिलनाडु के तट पे और सऊदी अरब के जो है द्वारा इसका नामकरण किया है। उसके बाद है दोस्तों चीडो। चीडो तूफान की बात करें, यह मोजाम्बिक के तट पे आया और मॉरिशस ने जो है इसका नामकरण किया है। फिर चीडो तूफान मोजाम्बिक के तट पे और मॉरिशस जो है इसका नामकरण किया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो दोस्तों यहाँ तक तो कम से कम आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद डीके लेडी तूफान को भी याद रखेंगे। डीके लेडी या फ्रांस के मायोट क्षेत्र में आया है और इसका नामकरण का चर्चा नहीं किया गया है। तो यहाँ पे किसके तट पे आया इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है जूड तूफान। जूड तूफान दोस्तों मेडागास्कर और मोजाम्बिक के तट पे आया और मॉरिशस ने जो है इसका नामकरण किया है। जूड मेडागास्कर और मोजाम्बिक और मॉरिशस जो है दोस्तों, मॉरिशस यहाँ से
इसका नामाकरण किया है। तो दोस्तों इतना तो कम से कम हम लोग को याद रखना है। इसमें अगर सबसे छाँटने की बात कहेगा आपसे, तो सबसे पहले हम लोग अपना देश भारत वाला याद रखेंगे, दाना तूफान, फिंगल तूफान। उसके बाद आपको याद रखने की अगर बात कहें, तो यहाँ से आप जो है यागी को याद रखिए, चूँकि लेटेस्ट है। कांगड़े भी पूछा जा सकता है, यहाँ से राफेल भी आपसे पूछा। तो यहाँ पे सब का सब जो है याद रखना है यहाँ पे। किसी को यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे। और इग्नोर करना होगा तो दोस्तों नीचे वाले को इग्नोर हम लोग कर सकते हैं, चूँकि यह ओल्ड हो गया है। तो ओल्ड के रूप में यह नई लेटेस्ट पूछा जाता है लगभग। तो यहाँ से हम लोग जूट तक तो जरूर याद रखेंगे। उस पर अल्फ्रेड, इस सबको एक नज़र ध्यान में रखेंगे, रीडिंग दे करके आगे निकलेंगे। अल्फ्रेड तूफान जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तट पे आया है, और ऑस्ट्रेलिया ने ही इसका अपना नामाकरण किया है। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया ने नामाकरण। उसके बाद है शक्ति तूफान, जो है बंगाल की खाड़ी में आया पूर्वी तट पे, और श्रीलंका ने जो है इसका नामाकरण किया था। दोस्तों अपने आसपास के देश का जो रहता है वहाँ पे अगर कोई आता है तूफान, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है। शक्ति तूफान जो आया है उसका श्रीलंका नामाकरण किया, बंगाल की खाड़ी में या के पूर्वी तट पे आया है यह। उसके बाद रागासा तूफान ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन के तट पे आया, और फिलीपींस ने। दोस्तों ऐसा अगर आए ना 3-4 देशों का, तो वहां से मेन रूप से नामाकरण पूछा जाएगा आपसे। रागासा का नामाकरण किसने किया? तो फिलीपींस। तो ऐसा याद रखना है। नेक्स्ट की अगर बात करें हम आपसे, एमी जो है यूके आइलैंड और नीदरलैंड के तट पे आया, और जो है यूके मेट ऑफिस जो है इसका नाम रखा है। उसके बाद हैलोंग जो है जापान अलास्का और वियतनाम जो है इसका नामाकरण किया है। उसके बाद मैटमो की बात करें, फिलीपींस, चीन, वियतनाम के तट पे आया, और लाओस जो है इसका नामाकरण मोथा की बात करें दोस्तों, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु के तट पे आया है, और थाईलैंड इसका नामाकरण किया है। तो थाईलैंड जो है इसका नामाकरण किया है, इसको ध्यान में रखना है। इधर का जो है दोस्तों, जो है ना, इधर का 1-2 बार रीडिंग करके छोड़ देना है, लेकिन ये सब जो है इसको याद रख लेना है। इसको इम्पोर्टेंट रूप में यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे, नेक्स्ट में दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट। अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, यह भी दोस्तों मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, मोस्ट वीवीआई टॉपिक है यह, तो इसको पूछा ही जाता है यहाँ से। नेक्स्ट आज यहाँ पे देखेंगे 21 सितंबर 2024 को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, पहले तो यही याद रखा जाएगा, पर्यावरण जलवायु और भूपेंद्र जो है मंत्री है वह भूपेंद्र यादव है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां वन, देखिए यहाँ पे इसको याद रखा जाता है सबसे पहले, 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, 18वां वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। देखिए 2024 में यह एक लगभग जो है यह 25 में जारी की, 21 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे कि 21 दिसंबर 2024 को जो है दोस्तों जारी हुआ है, लेकिन यह रिपोर्ट जो है 2023 का रिपोर्ट है। जारी कब हुआ? तो 21 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है, और कैमान नंबर का है 18वां जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, जो कि 2023 का जारी किया गया है। और इसका प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, सब कोई जान रहे होंगे। अब इसमें जो है याद रखना, क्या-क्या याद रखना है उसको आप लोग को बताते हैं। मेन रूप से अगर अभी तक पूछा जाता है ना, तो दोस्तों यहाँ से परसेंटेज पूछा जाता है। परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा कि देश में कुल वन एवं वृक्षावन, देखिए यहाँ पे कुल वन और वृक्षावन, वन का अलग होता है परसेंटेज और वृक्षावन का अलग होता है, और फिर दोनों मिला करके भी आपसे पूछा जाएगा, किसी भी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो वन एवं वृक्षावन को याद रखिए, दोनों मिला करके अगर पूछा जाए, तो अभी जो है सबसे पहले हम लोग को परसेंटेज याद रखना है 25.17, 25 पॉइंट जो है 17% जो है वन और वृक्षावन दोनों है। जैसा कि आप लोग पर जानते होंगे कि एक डाटा के अनुसार 33% जो है वन होना चाहिए, इसमें अभी तक जो है 25.17% जो है वन और वृक्षावन दोनों है। अगर यहाँ पे संख्या की बात करें, तो एक नज़र हम लोग देख सकते हैं डाटा के रूप में कि कभी अगर डाटा आपसे पूछ लिया जाए, तो यहाँ से 8,27,357 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पे कुल वन एवं वृक्षावन है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कुल वनावरण। अब देखिए, अब दोनों को अलग अलग दे देगा, यहाँ वन और वृक्षावन दोनों दे दिया एक साथ। अब वन का केवल आएगा, वनावरण क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7,15,343 वर्ग किलोमीटर पर है, और इसका पर तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुल वृक्ष वन। अब ऊपर में पढ़ लिए हम लोग वनावरण, अब यहाँ पे देखेंगे वृक्षावरण। वृक्षावरण कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 1,12,014 वर्ग किलोमीटर पर है, और इसका परसेंटेज मेन रूप से यहाँ पे देख सकते हैं, परसेंटेज जो है 3.41% है, 3.41% वृक्षावरण है। और वनावरण की बात करें दोस्तों, वनावरण में हम लोग ऊपर देखें 21 पॉइंट जो है 76, यानी कि 21.76% जो है यहाँ पे वनावरण है। देखिए वनावरण बड़ा होता है और वृक्ष जो होता है छोटा होता है। वन का सेंस मतलब है कि बहुत सारे जंगल, बहुत बड़ा वन, तो उसका परसेंटेज यहाँ पे देखिए 21.76 है। और कुल वृक्ष वन की बात करें तो 3.41% जो है यहाँ पे वृक्ष वन है।
तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे याद रखने की बात आई दोस्तों, तो सबसे पहले जो है ये तीनों परसेंटेज को आप लोग को याद रखना है, या मोस्ट वीवीआई के रूप में अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है तो सीधे सबसे पहले यह तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद ही कोई और क्वेश्चन अगर डीप जाएगा आपसे तब जा करके पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर मोस्टली अगर क्वेश्चन बनने की अगर आप कहिए तो 80% चांस अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो इस 3 पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। अब आगे 20% के लिए हमको और चीजों को ध्यान में रखना है, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो हम लोग को छूटना नहीं चाहिए। तो आप लोग देख लिए वन एवं वृक्षावन दोनों में 25.17 21.76% जो कुल वनावरण, और वृक्षावन की बात करें दोस्तों तो 3.41% जो है वृक्षावन है। उसके बाद 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में वृद्धि कितना हुआ है। वन और वृक्षावन टोटल दोनों मिलाकर के दोस्तों जो है 1445 किलोमीटर जो है वृद्धि हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है। वन आवरण में तो वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर हुआ है, और 2021 की तुलना में, तो यह सब दोस्तों 21 की तुलना से किया जा रहा है, तो यह सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस इसको इस 4 पॉइंट को तो पहले हम लोग को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे याद रखा जाता है अब कि वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि जो किया है वह छत्तीसगढ़ किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा किया है। तो सबसे पहले हम लोग को छत्तीसगढ़ यहाँ से याद रखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश और फिर उड़ीसा। वन और वृक्षावरण दोनों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़ है, तो इसको ध्यान में रखना है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे वन और वृक्षावन दोनों हो गया, और यहाँ केवल वन आवरण में मिजोरम हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, फिर उड़ीसा हो जाएगा। तो वनावरण में मिजोरम पहले है, और वनावरण और वृक्षावन दोनों में छत्तीसगढ़ पहले है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिजोरम के बाद गुजरात, फिर उड़ीसा। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण करने वाले क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावन वाले राज्य जो है वह मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और फिर जो है महाराष्ट्र है। तो यह सब पॉइंट को याद रखा जाता है, यह पूछा ही जाता है दोस्तों, यह आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ऊपर में जो हम लोग पढ़े वह वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जो है राज्य उसको पढ़े थे, जो कि मिजोरम प्रथम स्थान पर यहाँ पे है। और इससे भी पहले वन और वृक्षावन दोनों में सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ है वह छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य जो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है परसेंटेज में, आप देखिए परसेंटेज में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो वनावरण में दोस्तों परसेंटेज के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप पहले है, उसके बाद मिजोरम है, फिर अंडमान एवं निकोबार है, तो इसको ध्यान में। उसके बाद है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन वनावरण जो है दोस्तों 49 यानी कि 4992 4992 किलोमीटर जो है सर्वाधिक, या कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, और इसका क्षेत्रफल कितना है 4992। कभी कभी यह भी आपसे पूछ लिया जाएगा, और यह जो है दोस्तों 0.15% एरिया पे है। उसके बाद देश के वन एवं कुल कार्बन स्टॉक, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको वीवीआई लगाइए और इसको याद रखिए। देश के वन एवं कुल कार्बन स्टॉक जो है 7285.5 मिलियन टन। तो यह इसको याद रखिए, 7000 के अप्रोक्स में, 7200 के अप्रोक्स में याद रखिए, लगभग लगभग, यह ज्यादा करीब डाटा नहीं दिया जाता है, तो आप लोग 7285 के रूप में याद रखिए देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक की मात्रा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 की तुलना में कार्बन स्टॉक तो जो है 81.5% में, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाया जाएगा तब जाकर के ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाद बाकी यह इंपॉर्टेंट है। देश में बांस धारित क्षेत्र का जो है विकास, यह सब दोस्तों नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग उतना देखेंगे नहीं। मेन रूप से यहाँ से अगर आपको बता दें कि मेन रूप से जो फैक्ट निकला वह 3 पॉइंट ऊपर में, 3 से 4 पॉइंट, फिर 3 से 4 पॉइंट जो है नीचे में, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पे कि करंट डाटा के अनुसार, यह ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है, और यहाँ पे करंट डाटा के अनुसार हम लोग जो है देख सकते हैं कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में, भारत में कौन है राज्य और विश्व में कौन सा देश है प्रथम स्थान पर, उसको हम लोग जो है देखने जा रहे हैं। प्रमुख उत्पादन कृषि से जो उत्पादन होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से हमेशा जो है दोस्तों एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखें यहाँ से। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जो है दोस्तों राज्य प्रथम स्थान पे है और कौन सा देश प्रथम स्थान पे है। तो यहाँ से देखिए, अब खदान में देखेंगे चावल की बात करें दोस्तों, चावल में चीन जो है प्रथम स्थान पर, देश में प्रथम स्थान पर चीन, और राज्य में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य में पर। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, पहले देश को एक नजर देख लेते हैं, फिर तब जाकर के राज्य, ऐसे हौच पौच हो जाएगा। तो चावल में कौन है दोस्तों, तो चाइना है। गेहूं आलू में कौन है, तो चाइना है। उसके बाद
अब पहले चाइना वाला को देख लीजिए, क्योंकि चाइना में बहुत है, तो ऐसे याद करने के दृष्टिकोण से ना यह आसान हो जाएगा और ये सबको जो है ध्यान में रखा जाएगा। इसमें जो है कोई इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। तो चावल, गेहूं, आलू, यह तीनों जो है दोस्तों चाइना में है। उसके बाद आपको बता दें कि मूंगफली भी चाइना में है। फिर से आपको बता दें कि तंबाकू भी चाइना में है। फिर आपको बता दें कि दोस्तों कपास भी चाइना में है, प्याज भी चाइना में है और चाय भी चाइना में है। अब देखिए यहाँ से आपको कि आलू प्याज, देखिए चावल गेहूं आलू प्याज एक साथ याद रख सकते हैं। उसके बाद तंबाकू और मूंगफली, तंबाकू मूंगफली, उसके बाद आप कपास और चाय को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 राज्य लगभग लगभग जो आप लोग देख रहे होंगे कि 7 से 8 राज्य जो है 7 से 8 उत्पादन में जो है चाइना जो है प्रथम स्थान पर। जैसे कौन कौन आपको याद करा देते हैं। चावल गेहूं को याद रखिए एक साथ, जैसे चावल गेहूं आलू प्याज चार ऐसे हो गया। मूंगफली और कपास, मूंगफली और तंबाकू को एक साथ याद रखिए। फिर जो है कपास और चाय को जो है दोस्तों एक साथ याद रखिए। तो ऐसे याद करने में आपको आसान हो जाएगा, याद करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे चावल गेहूं एक साथ चाइना चाइना में प्रथम स्थान है या चाइना प्रथम स्थान है। आलू प्याज को एक साथ रखेंगे, यह भी चाइना में प्रथम। मूंगफली को एक साथ और तंबाकू को एक साथ, यह सब जो है याद रखिए। उसके बाद कपास प्याज और आलू प्याज हम बता दिए, कपास और चाय को याद रखिए एक साथ। तो यह सब जो है चाइना में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद एक और है दोस्तों, यहाँ पे देखिए चाइना में यहाँ पे चाय और कपास बता दिए, लगभग लगभग यहाँ पे हो ही गया। उसके बाद चाइना का हो गया। फिर आप देखिए मक्का में अमेरिका, यह बहुत पहले का डाटा है, सब कोई को याद होगा। दलहन में जो है अपना देश भारत है। मूंगफली में कौन है दोस्तों, चाइना बता दिए। गन्ना में कौन है, तो ब्राजील है। गन्ना में दोस्तों ब्राजील है। उसके बाद जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल और भारत का प्रथम स्थान है। तंबाकू की बात करें, यहाँ पे तंबाकू की बात करें दोस्तों, आपको बता दिए चाइना। प्राकृतिक रबर की बात करें तो थाईलैंड, प्राकृतिक रबर थाईलैंड। कॉफी की बात करें दोस्तों तो ब्राजील, कॉफी जो है ब्राजील, यहाँ पे ध्यान में रखिए कॉफी का ब्राजील में। उसके बाद सूरजमुखी की बात करें यूक्रेन में है दोस्तों। यूक्रेन सूरजमुखी का उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है, यूक्रेन। ज्वार की बात करें तो ज्वार और मक्का जो है दोस्तों कहाँ पे, अमेरिका में। यहाँ पे देखिए ज्वार और मक्का, इसके एक साथ याद रखिए, ज्वार और मक्का जो है कहाँ पे, अमेरिका में। कपास प्याज और आलू प्याज चाय ये सब जो है चाइना में है, हम लोग पढ़ लिए। सोयाबीन की बात करेगा दोस्तों तो अमेरिका में। अमेरिका से 3 पॉइंट आ गया दोस्तों कि अमेरिका में कौन कौन हो जाएगा, आलू यहाँ पे सोयाबीन देखिए, ज्वार देखिए और मक्का ज्वार और सोयाबीन, यह सब कहाँ पे है, कौन सा प्रथम स्थान है, कौन सा देश, तो अमेरिका का प्रथम स्थान है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मसाला में भारत है और कुल तिलहन में जो है भारत है। चीनी में भी जो है भारत है, चीनी मसाला। उसके बाद कुल तिलहन में जो है भारत है। उसके बाद दाल में भी भारत है दोस्तों। तो इसको जो है हम लोग भारत के दृष्टिकोण से 4 को याद रखेंगे। कौन कौन, तो चीनी, मसाला, कुल तिलहन और मूंगफली को जो है दोस्तों आप लोग को याद रखना है यहाँ पे भारत के संदर्भ में। अब भारत में राज्य में कौन कौन है दोस्तों, तो इसका ध्यान में रखेंगे। चावल में कौन हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल। चावल में कौन, तो पश्चिम बंगाल। फिर जो है आलू गेहूं में कौन है, तो उत्तर प्रदेश। सब कोई को लगभग लगभग अपना देश वाला तो याद ही होगा। मक्का में कर्नाटक, 1-2 पॉइंट इधर उधर होगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। मक्का में कर्नाटक, फिर दाल में मध्य प्रदेश, फिर मूंगफली की बात करें दोस्तों तो गुजरात है। गन्ना में उत्तर प्रदेश है। जूट में दोस्तों पश्चिम बंगाल है और भारत है अपना देश में। तंबाकू की चर्चा करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर की बात करें तो केरल में है। और यहाँ पे कॉफी की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक, आप लोग को पहले से याद होगा। सूरजमुखी की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक, सूरजमुखी और कॉफी दोनों जो है कर्नाटक हो जाएगा। ज्वार के बारे में दोस्तों, ज्वार जो है महाराष्ट्र में है। कपास की बात करें तो गुजरात में। प्याज में महाराष्ट्र है। और चाय की बात करें दोस्तों तो असम, चाय में असम, प्याज में महाराष्ट्र, ज्वार में महाराष्ट्र। तो यह सब जो है दोस्तों याद रखना है। उसके बाद आपको बता दें प्याज में महाराष्ट्र हो गया, क्योंकि मद्रासी प्याज होता है, यहाँ पे बहुत सारा प्याज होता है। चाय की बात करें तो असम में हो गया। सोयाबीन में दोस्तों मध्य प्रदेश। दूध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश है। चीनी में देखिए, गन्ना में उत्तर प्रदेश और चीनी की बात कर दे तो सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। मसाला उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश, पहले केरल था लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश का स्थान आ गया। कुल तिलहन की बात करें तो कुल तिलहन में जो है राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। तो इसको जो है हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम तो अब खनिज संसाधन, ऊपर में पढ़े थे कृषि से संबंधित जो प्रथम है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे खनिज उत्पादन में जो प्रथम है उसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से देखिए फिर से चाइना के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में, चाइना का कौन कौन है, उसके बाद हम लोग और को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोयला, ग्रेफाइट चाइना हो गया। उसके बाद आपको बता दें दोस्तों कि सोना में देखिए, सोना में, अभ्रक में और टंगस्टन में कौन हो गया, तो चाइना हो गया। उसके बाद हम बात करें सीसा और कैडमियम,
सीसा और कैडमियम की बात करें तो चाइना हो गया। टीन की बात करें चाइना है। इस्पात की बात करें तो चाइना है। तो यहाँ से भी जो है लगभग लगभग दोस्त ज्यादातर जो है चाइना ही है। तो आप लोग देख सकते हैं कोयला, ग्रेफाइट जो है कोयला का ही यहाँ प्रूफ है। तो कोयला और ग्रेफाइट के रूप में चाइना को याद रखिए। फिर जो है हम आपको बता दें सोना, अभ्रक और टंगस्टन, यह तीन को एक साथ याद रखिए, चाइना में ही है। उसके बाद सीसा और कैडमियम, सीसा और कैडमियम जो है चाइना में है, यह भी याद रखिए। टीन और इस्पात की बात करें दोस्तों एक साथ याद रखिए, चाइना में, यह सब जो है चाइना में है। उसके बाद है हीरा की बात करें दोस्तों, तो हीरा जो है कहाँ, रूस में। तांबा चिली में है दोस्तों, चिली में एक तांबा की बहुत बड़ी खान है जो कि फेमस है। उसके बाद है आपको बता दें लौह अयस्क, लौह अयस्क में कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। चांदी की बात करें तो मैक्सिको है, यह आपको याद ही होगा। कच्चा तेल की बात करें अमेरिका, कच्चा तेल में अमेरिका है। प्राकृतिक गैस में दोस्तों अमेरिका है। कच्चा तेल जब अमेरिका है, प्राकृतिक गैस भी जो है उसी से निकलता है, तो अमेरिका ही होगा। बॉक्साइट की बात कर देंगे दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पे लौह अयस्क और बॉक्साइट की बात करें दोस्तों तो दोनों का दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया में, लौह अयस्क और बॉक्साइट कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में। मैग्नीज की बात करें आपसे तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। सोना, अवरक, टंगस्टन यह सब जो है चाइना में, हमने बता दिया। यूरेनियम की बात करें तो कजाकिस्तान, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कजाकिस्तान के रूप में यूरेनियम को याद रखिए। उसके बाद जिप्सम की बात करें तो अमेरिका, जिप्सम में अमेरिका है। उसके बाद निकेल की बात करें दोस्तों तो इंडोनेशिया। क्रोमाइट की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका है। उसके बाद इस्पात में चीन हो गया। प्लेटिनियम की बात करें दोस्तों तो दक्षिण अफ्रीका में जो है प्लेटिनियम सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब हम बात करेंगे राज्य में, भारत के राज्य में जो है दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कोयला ग्रेफाइट में कौन है प्रथम स्थान पर। देखिए कोयला में बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे उत्पादन दिया गया है, देख लीजिए कि यहाँ पे उत्पादन दिया गया है, तो कोयला उत्पादन और ग्रेफाइट उत्पादन में कौन है, तो उड़ीसा है। लेकिन वही भंडारण में पूछ दे आपसे तो झारखंड का नाम आ जाता है। हीरा की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश हीरा में हो जाएगा। तांबा में, तांबा में भी मध्य प्रदेश है। उसके बाद लौह अयस्क में दोस्तों उड़ीसा है, लौह अयस्क में उड़ीसा। उसके बाद है चांदी में जो है राजस्थान में प्रथम स्थान है चांदी के लिए। कच्चा तेल की बात करें दोस्तों तो राजस्थान है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो यह असम है, असम प्रथम स्थान पर है। बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पर। मैग्नीज की बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश, मैग्नीज से मध्य प्रदेश याद रखिए। सोना जो है कर्नाटक में, और टंगस्टन जो होता है वो आंध्र प्रदेश में है। यूरेनियम में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। जिप्सम की बात कर ले दोस्तों तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। सीसा और कैडमियम की बात करें तो राजस्थान यहाँ से भी प्रथम है। निकेल में उड़ीसा, क्रोमाइट में उड़ीसा, टीन में दोस्तों छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला जो है वह टीन के लिए फेमस है। इस्पात की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा जो है इस्पात में भी अग्रिम राज्य है। उसके बाद प्लेटिनियम की बात करें तो इसमें भी जो है उड़ीसा प्रथम स्थान पे आता है। तो यह सब पॉइंट को दोस्तों इग्नोर करने वाला नहीं, चूंकि यह करेंट के साथ साथ जो है ना विविध टाइप का भी विविध टाइप का यह सब फैक्ट है। तो यह आगामी एग्जाम में आपको कभी ना कभी घुमा फिरा करके पूछ लिया जाएगा, तो उसको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे स्थलों शहर अभियानों के परिवर्तित नाम के रूप में जो कौन कौन है उसको जो है ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा उसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन है। फीड चेस वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप 2024 का ट्रॉफी का नाम जो है दोस्तों विश्वनाथन आनंद के कप के रूप में फीड चेस वर्ल्ड कप का दोस्तों 2025 का नामकरण जो परिवर्तित नाम कर दिया गया वो विश्वनाथ आनंद कप, चूंकि चेस के रूप में विश्वनाथ आनंद का फेमस थे और यह इन्हीं का लगभग लगभग बहुत बड़ा योगदान रहा है विश्वनाथ आनंद का, तो इसीलिए इनके नाम पर जो है रख दिया गया है। उसके बाद औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नामकरण क्या किया गया है, तो छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, तो सब को याद रखना है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया है, तो लोक नेता डी बी पाटिल हवाई अड्डा जो है रख दिया गया। पाटिल हवाई अड्डा नवी मुंबई का याद रखिए। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अहिल्याबाई जो है रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों अहमदनगर रेलवे स्टेशन का अहिल्याबाई। जलालाबाद उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, इसका परशुरामपुरी जो है जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया गया। उसके बाद है दोस्तों खैरथल जितारा जिला का नाम जो है राजस्थान का भर्तृहरि जो है नगर कर दिया गया, जो कि राजस्थान का है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान रख दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है वीवीआई के रूप में, इसको याद रखिए, इसको भी याद रखिए। और ये औरंगाबाद जो है पूछ लिया गया क्वेश्चन है किसी अन्य एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों इस्लामपुर का नाम बदल के महाराष्ट्र में ईश्वरपुरी कर दिया गया है। कार्नेर ब्रिज जो है मुंबई में, और यह सिंदूर ब्रिज का नामकरण जो है किया गया है। बेंगलुरु की बात करें दोस्तों बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह
सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है बेंगलुरु सिटी के नाम पर। उसके बाद है मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है दोस्तों। अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है और गूगल मैप ने भी अपने मैप पर यह दर्शा दिया है। उसके बाद है अरमल वन्यजीव अभ्यारण्य केरल का नाम बदल करके क्या रखा गया है, अरमल तितली अभ्यारण्य इसका रखते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है आने वाला एग्जाम में। अरमल अरमल तितली अभ्यारण्य को जो है याद रख लेना है यहाँ पे, चूंकि और सब कोई रीडिंग देने वाला है विविध के रूप में, तो इसको ध्यान में रखना है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो राजा भाभूत सिंह अभ्यारण्य। गया का नाम बदल करके दोस्तों गया जी कर दिया गया है, तो इससे ही सबको याद ही होगा, लेकिन अगर जिनको याद नहीं है वो याद रख लेंगे। उसके बाद है सिलक्यारा सुरंग का नाम बदल करके बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया गया। तो यह इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात बनता है कि सिलक्यारा सुरंग है कहाँ पे, तो उत्तराखंड। सीधे आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों खुलताबाद का नाम जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदल के रत्नपुर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदल के दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। जोमेटो का नाम बदल के इंटरनल लिमिटेड रख दिया गया है। उसके बाद है करीमगंज जिला असम में, करीमगंज जिला का नाम बदल के असम में श्री भूमि कर दिया, सब उतना नहीं है इंपोर्टेंट। उसके बाद है दोस्तों बिहार के दृष्टिकोण से सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जो कि भागलपुर में है, क्या नाम रखा गया है सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन का, अजीब अजगैबी नाथ धाम जो है रख दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार रख दिया गया। सराय काले खान चौक का जो कि दिल्ली में है बिरसा मुंडा चौक के नाम पर रख दिया गया। तो दोस्तों इसको वीवीआई के रूप में याद रखिए, संजय काले खान चौक को, क्योंकि बिरसा मुंडा जो है झारखंड से संबंधित है, तो आपसे यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों काकसर ब्रिज का जो कि लद्दाख में, इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया। फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया, विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग, उसके बाद फोर्ट विलियम का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो यह दोनों पॉइंट जो है दोस्तों वीवीआई के रूप में, फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग और फोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के जो है श्री विजयपुरम कर दिया गया है। उसके बाद है पुणे एयरपोर्ट का नामकरण करके संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट जो है दोस्तों कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करें आपसे पुणे एयरपोर्ट का, यह सब है ना दोस्तों विविध के रूप में भी कभी कभी पूछा जाएगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन पूछ सकता है आपको, नाम चूंकि नाम बदला है तो लगभग यह आने वाले एग्जाम में भी विविध के रूप में यह पूछा जाएगा। अभी तो करंट के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको विविध के तौर पर भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन का दोस्तों द्वार हॉल का नामकरण करके गणतंत्र मंडल कर दिया, गणतंत्र मंडप जो है कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया। हॉल की जगह पे दोस्तों मंडप कर दिया गया है यहाँ पे राष्ट्रपति भवन का। उसके बाद जोशीपीठ तहसील जो कि उत्तराखंड जिला में है, और ज्योतिष मठ में ज्योतिष मठ इसका नाम कर दिया गया। उसके बाद है कोसिया कुटोली तहसील, इसका नाम बदल कैंची धाम कर दिया गया, कैंची धाम। कोसिया कुटोली तहसील जो कि उत्तराखंड में है, और इसका नाम बदल के कैंची धाम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नामकरण करके निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। अहमदनगर का अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। उसके बाद चिरंजीवी योजना को जो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसका नामकरण कर दिया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के नाम पर कर दिया गया है। उसके बाद है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो है, इसका नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। पुराना संसद भवन का नाम बदल करके दोस्तों संसद नाम बदल करके संविधान सदन रख दिया गया। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके अस्मिता महिला लीग कर दिया गया, अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि ब्रांड एम्बेसडर, अब आएगा ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों सब ब्रांड एम्बेसडर को नहीं याद रखना है, क्योंकि यह ब्रांड एम्बेसडर बहुत रेयर केस में ही पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो लेटेस्ट होगा, उसको एक नजर ध्यान में रखेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है, रोहित शर्मा को, तो आपके लिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई बन जाएगा। उसके बाद है हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को बनाया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो IPL होता है भारत के लिए, संजू सैमसन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस सब तीनों पॉइंट का जो है दोस्तों याद रखना है, क्योंकि खेल से संबंधित है। उसके बाद पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है आपको यह योजना, यह जो ब्रांड एम्बेसडर इसका है स्वास्थ्य मंत्रालय का दीपिका पादुकोण। उसके बाद है विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शुभांशु शुक्ला को याद रख सकते हैं। तो यह भी पॉइंट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को जो है चुना गया है। जोमेटो का यहाँ से देख सकते हैं शाहरुख खान का
जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्केचर्स के दोस्तों मोहम्मद सिराज पहले से है। नमो युवा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो है वह कौन है, तो मिलित सोनम है। तो दोस्तों यह सब जो है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना ऊपर में हमने बता दिया, क्योंकि अब डाटा पुराना है तो सबको याद रखना यहाँ से जरूरी नहीं है। मालदीव का यह सब जो है इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। इसको क्या करना है आप लोग को, बस एक नज़र ऐसी ही आप लोग रीडिंग डाल सकते हैं, ताकि कभी अगर आए तो आप लोग इसको देख। फिक्की के फ्रेम्स ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, ये सब लगभग पुमा के दोस्तों पीवी सिंधु। तो ये सब जो है कभी कभी आपसे मतलब रेयर केस में ही कभी पूछा जाता है, तो उतना इम्पोर्टेंट दोस्तों यह है नहीं। तो यह जो था आज के लिए इतना ही था। अब मतलब अभी इतना ही नहीं, मतलब ये फर्स्ट पेज से जो दिया जाता था वह 8 पेज तक हो गया है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, जो जैसा कि आपको बता दें कि 15 फरवरी तक पढ़े थे, अब पढ़ेंगे दोस्तों 15 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक। तो आइए अब उसको देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग 15 फरवरी तक जो है देख लिए थे इसमें। अब 15 फरवरी के बाद हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 15 फरवरी तक देख लिए थे, क्योंकि हम लोग का पर डे 15 दिन का इसमें मंथली करंट अफेयर में चलता है, और आगे से जो है 2 पेज। तो 15 फरवरी के बाद हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि 15 फरवरी के लास्ट में हम लोग ये देखे थे कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो यह मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो आप इसको, यह फरवरी की घटना है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे कि 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन जो है शीर्ष पर रहा है। सबसे ऊपर में कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ध्यान में रखना है। उसके बाद यह कभी पूछा जा सकता है, इसको वीवीआई के रूप में आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे दिया गया है कि दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया गया। तो यह सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट, नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना की समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यह जो है वीवीआई के रूप में आप लोग याद रखिए कि नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो नेपाल के साथ जो है फ्रांस ने अब संबंध बनाया है। नेक्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा आईपीएल के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह कौन लेगा। थम्स अप की जगह जो इसका प्रचारक था, तो दोस्तों कैंपा कोला जो है, कैंपा कोला, अब चूंकि कैंपा कोला भी आ गया है तो इसको भी दोस्तों आप इसके जगह थम्स अप की जगह पे कैंपा कोला जो है प्रस्तोता के रूप में यह स्थान लेगा। तो एक नज़र देख सकते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किए, किस आईआईटी ने विकसित किया है। स्वदेशी अंतरिक्ष चिप के रूप में यह है दोस्तों IRIS विकसित किया है आईआईटी मद्रास के ने। आईआईटी मद्रास ने जो दोस्तों स्वदेशी अंतरिक्ष चिप को जो है यहाँ पे विकसित किया है। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं वीवीआई के रूप में। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा अन्नामुरी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो केरल में। इसको तो मोस्ट वीवीआई के रूप में आप लोग याद ही रख लीजिए, क्योंकि सीधे डायरेक्ट पूछेगा कि अन्नामुरी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, तो आप लोग केरल जो है इसको ध्यान में रखिए। मोस्ट वीवीआई के रूप में इसको रट जाना है। यह आगे कभी भी आपको विविध के रूप में भी जो है यह पूछ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है, तो एनटीपीसी ने जो है दोस्तों फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो है 2025 एनटीपीसी के द्वारा जीता गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि 16 फरवरी 2025 किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना का शुभारंभ किया है, तो पुडुचेरी के द्वारा जो है यह योजना शुभारंभ किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है पुडुचेरी के रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि 16 फरवरी को हाफ मैराथन 57 मिनट के कम समय पूरा करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं, तो जैकब किलिम्पो। तो यह सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है मुख्य रूप से कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों फरवरी में, ज्ञानेश कुमार। तो इसको हम लोग पहले भी वीडियो में देख लिए, और यह वीवीआई पॉइंट है, तो इसको रिपीट के रूप में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो मस्कट ओमान में हुआ है। तो इसको याद रखिए आप लोग। उसके बाद कौन सा देश भारत में $200 बिलियन की आकाश मिसाइल जो है प्रणाली खरीदेगा, तो फिलीपींस। किस देश से, माने कौन सा देश भारत से जो है फिलीपींस खरीदेगा $200 बिलियन आकाश मिसाइल प्रणाली। तो इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी रक्षा के क्षेत्र में पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद है 2025 का 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है
कोमोडो कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जो है इंडोनेशिया में शुरू किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिए वीवीआई के रूप में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन? तो यह सब कोई को पता होगा कि जापान के साथ जो होता है उसको धर्म गार्जियन बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस देश ने अमीर शेख तलीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए आए हैं? तो यह कहाँ के हैं दोस्तों, किस देश के हैं? तो यह जो है कतर के हैं। कतर के भारत के आधिकारिक यात्रा पर जो है आए हैं। यह कतर के मुख्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होंगे दोस्तों, राष्ट्रपति, इसलिए इसमें क्लियर नहीं किया गया है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक जो है कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक जो है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। किस राज्य ने प्रौद्योगिकी पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 जो है मंजूरी की दी है? तो दोस्तों वीवीआई के रूप में असम को याद रखिए। यहाँ से औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी देने वाला असम जो है राज्य बन गया है। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार, यह ध्यान में रखना है दोस्तों, योग पुरस्कार आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। उसके बाद है भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों, कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद है कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक जो है थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह जो है दोस्तों फिलीपींस में। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में आप लोग याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत और किस देश ने रणनीति साझेदारी पर समझौता ज्ञापन किया? तो कतर। एक नजर ऐसे रीडिंग डालना है इसको। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में जो है किसको पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव को दोस्तों, कॉन्क्लेव को। तो इसको यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है अन्य प्रकार के एग्जाम में अभी तक। उसके बाद है किस राज्य ने भारत की पहली जो है जीसीसी नीति का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने जीसीसी नीति का अनावरण किया है। उसके बाद है दोस्तों 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह चेन्नई में जो है शुरू किया गया है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो यह बेंगलुरु में दोस्तों, बेंगलुरु में यह खोला है। तो इसको वीपीआई के रूप में आप लोग याद रखिए कि गूगल ने भारत में अब सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत नाम है ऑफिस का, और कहाँ खोला है? तो यह जो है बेंगलुरु में, इसको याद रखना है। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर का जो है अनावरण किया गया है। उसके बाद है कि केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है किया है, तो इसको भी एक नजर में ध्यान में रखना है। उसको आईसीआईसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो शुभमन गिल है। यह सब शीर्ष पर या उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक नजर में हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों इनको शुभमन गिल को याद रखना है, क्योंकि यह बहुत इस समय टेस्ट रैंकिंग में बहुत आगे यह चले गए थे। उसके बाद है किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश। तो इनको तो याद ही रख लेना है। उसके बाद है किसने व्यवसाय को एआई संचालित प्लेटफॉर्म जो है नुगेट लॉन्च किया है? जोमेटो। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में दोस्तों याद रखना है। नुगेट लॉन्च किया है किसने? जोमेटो के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार, विवेक जोशी जो है चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाले हैं। किसने वन मैन ऑफिस OMO जो है ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो LIC। या भी जो है दोस्तों नेक्स्ट वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए। वन मैन ऑफिस यानी कि OMO ऑनलाइन सेवा किसने शुरू की? तो LIC के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि 20 फरवरी को यहाँ पे देख सकते हैं किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस? तो अरुणाचल प्रदेश। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद है दोस्तों ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ओपेक प्लस में ब्राजील के दोस्तों शामिल हुआ है। तो यह वीवीआई के रूप में आप लोग याद रखिए। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील जो है शामिल हुआ है। उसके बाद है 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? तो मोहम्मद शमी जो है 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। उसके बाद है 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों लिथियम अन्वेषण और खनन में जो भारत और अर्जेंटीना के बीच जो है समझौता हुआ है। उसके बाद है मेमोरी लीग विश्व कप चैंपियनशिप 2025 जो कौन जीता है? तो विश्वा राजकुमार जो है यह जीता है। तो एक नजर ध्यान देना है इस सबको। जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वीवीआई उसको हम बोल देते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। बाद बाकी एक नजर में यह सबको भी देख के चलना है, ताकि कभी आपके सामने आए तो यह आप सही कर सके। उसके बाद है अंगदाताओं को किसके
अंगद दत्ता को किसके जीवन रक्षक योगदान के लिए जो है केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? तो पुडुचेरी में जो है राजकीय सम्मान किया गया है। उसके बाद है लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा? तो पश्चिम बंगाल जो है पक्षी गणना में। यह सब उतना नहीं पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है कि किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित की? तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि नागालैंड के स्कॉच पुरस्कार को वन परियोजना से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन किस लाइफ, देखिए टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर किसको चुना है? तो पूर्णिमा देवी वर्मा को याद रखिए। अमेरिका जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं? काश पटेल। या तो एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, शायद बिहार दरोगा का भी जो ESI का एग्जाम हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो आप लोग को यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दोस्तों 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? चीन के बाद जो है डिजिटल पायलट का लाइसेंस जारी करने वाला जो है भारत बन गया है। उसके बाद है 19वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में जो है यह वार्ता किया गया है। उसके बाद है 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट पे कौन शीर्ष पर रही है? एलिस वाल्टन जो है सबसे शीर्ष पर रही है, तो इसको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है किसको? शक्तिकांत दास को जो है दोस्तों, यह पहले से पढ़ भी लिए हैं, इसको इंपॉर्टेंट है यह। उसके बाद 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। तो यह सब कभी कभी पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में, इसको याद रख सकते हैं। 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है किसने? तो पंकज आडवाणी ने। उसके बाद है दोस्तों, किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स जो है क्वालिटेड स्टोरेज का विमोचन किसने किया? तो नमिता गोखले ने। दोस्तों यह मोस्ट VVI के रूप में आप लोग याद रखिए कि लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरेज का विमोचन किसने किया? नमिता गोखले ने। उसके बाद है RBI के आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो RBI डाटा को लॉन्च किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट की बात करें हम आपसे, 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट जो है प्रस्तुत किया? तो राजस्थान में पहला ग्रीन बजट पेश किया गया है, तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? तो HK-U5CoV-2 नाम दिया गया है, तो चाइना जो है इसका नामकरण किया है और चाइना में यह खोजा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह मोस्ट VVI के रूप में माउंट डुकोनो को ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वह कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया। सीधे आपसे पूछेगा कि माउंट डुकोनो किस देश में है दोस्तों? तो इंडोनेशिया में, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3% बढ़ने का अनुमान है, तो यह सब उतना नहीं है इंपॉर्टेंट। 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा पांच, देखिए यह थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो यह जो है श्रीलंका के अधिकारी को भारत जो है प्रशिक्षित करेगा, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें आपसे कि 2024 में 20 में सबसे ज्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में जो है कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो भारत। उसके बाद 24 जनवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी किया? तो दोस्तों बिहार से जो है दोस्तों जारी किया गया, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखिए इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग कि 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले विराट कोहली बन गए हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों झुमोइर बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है कहाँ पे? तो असम में। देखिए झुमोइर बिंदनी जो है असम में यह शुरू किया गया है। उसके बाद है दोस्तों, कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। यह उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे देखिए किस हवाई अड्डे को दोस्तों प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है मोपाई एयरपोर्ट, जो कि गोवा में। मोपाई एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? तो यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया है। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया गया किसके द्वारा? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा जो है यह घोषित किया गया है। दोस्तों थोड़ा सा जल्दी में है क्योंकि बैटरी इसका लो हो गया है।
तो 25 फरवरी को किसने महंगा जो है पासपोर्ट कौन सा घोषित किया? मैक्सिको का पासपोर्ट जो है विश्व का सबसे महंगा, मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट है। तो इसको एक नज़र ध्यान रख। ग्रीन ट्रांजिशन जो है अलायंस यानी कि GTAI लॉन्च किसने किया? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा VVI के रूप में याद रखिए इसको। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बैथोइज्म के आधिकारिक दस्तावेज को मान्यता दी है? तो असम सरकार ने। उसके बाद है कि भारतीय और ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ जो है सोलर प्रोजेक्ट के रूप में समझौता किया है? मध्य प्रदेश। सागर कवच कवच आपको याद में रखना है कि किस तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। उसके बाद है कि 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड जो है यह शीर्ष पर रहा है। उसके बाद है कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर। यह VVI के रूप में याद रखिए। उसके बाद CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? समीर कनोडिया को जो है सम्मानित किया गया है। यह नेक्स्ट की बात करें आपसे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए।